हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 6 के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो इसके पहले मैंने 2 वीडियो बना चुकी हूँ, तो इसको देखने से पहले उस 2 वीडियो को देखिए। उसके बाद जो बचा टॉपिक था उसको मैं इस वीडियो में बताऊँगी। तो इधर टॉपिक पे बात करते हैं, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। तो जानवर से इसका अर्थ क्या निकला? जानवर से खाद्य भंडार कैसे किया जा सकता है? जानवरों से भी खाद्य का भंडारण होता है। कैसे होता है? मान लीजिए कि कोई जानवर है, ठीक है, ये जानवर है और ये जानवर बच्चे दिया, एक बच्चे दिया, 2 दिया, और इस जानवरों की अगर सुरक्षा की जाए, देखभाल की जाए, ये जानवर एक बच्चे से 2 बच्चे दिया, 2 बच्चे से 3 बच्चे दिया, तो मान लो कि ये बहुत सारे बच्चे दिया, ठीक है, ये जानवर बच्चे दिया। तो जानवरों से तो इनकी क्या हो गई? संख्या बढ़ गई, जानवरों से संख्या बढ़ गई। तो इतने सारे जानवर हो गए, इतने जानवर हो गए तो क्या होगा? इस जानवरों से दूध प्राप्त होगा, फिर मांस प्राप्त होगा। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, जानवरों को पालना, दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि जानवरों को पालना भोजन का एक तरीका है, ठीक है, भंडारण भोजन का क्या है? तरीका है। तो दोस्तों ये समझ गए, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, ये समझ में आ गया? नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, आओ कृषकों, आओ कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें, ठीक है। ये है ये है क्या है? टॉपिक है। तो इस टॉपिक का क्या अर्थ है? ये कहना क्या चाहता है? आओ कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। पहले के कृषक कैसे थे और पशुपालक कैसे थे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। कलकत्ता और मुंबई में जहाँ पुरातात्विकों को कुछ ऐसे कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कौन पाए गए हैं? ये कृषक और पशुपालक, ऐसा मतलब पाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और ये पता किसने लगाया है? पुरातात्विकों को ऐसा पता चला है कि कृषक और पशुपालक पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में और आधुनिक कश्मीर में तथा पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में पाए गए हैं, पश्चिमोत्तर क्षेत्र, और कश्मीर में भी पाया गया है और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाया गया है। दक्षिणी भारत में, तो ये जो है यहाँ पे पूरे कृषक और पशुपालक के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये जो वास्तव में जो निर्दिष्ट स्थान है, यहाँ पे कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। कृषक और पशुपालक की बस्तियाँ थी, ठीक है। वास्तव में
ये क्षेत्र की बस्तियाँ जो हैं कृषक और पशुपालक के होने के साक्ष्य है या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक ने इसका अध्ययन किया। वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं के हड्डियों के नमूनों का अध्ययन किया जाता है। इनमें से सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ पर अनाज के जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो जो ये अनाज है, ये अनाज जला हुआ था। ठीक है, जला हुआ अनाज था और ये जला हुआ अनाज जानबूझकर जलाया गया था या फिर ये जला ही था, इसकी जानकारी वैज्ञानिक खोज करेंगे और इस तरह पता चलता है कि उस समय जो है फसलें उगाई जाती रही होंगी। ठीक है, पूरे उपमहाद्वीप में फसलें उगाई जाती रही होंगी। तो जो पौधे और पशुओं के जो हड्डियों के अवशेष भी वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों के हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। ये समझ में आ गया कि कृषक और पशुपालक के बारे में पता चल गया कि ये कृषक कैसे थे, पशुपालक कैसे थे, कैसे कृषि करने लगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अस्थायी जीवन की ओर। अस्थायी जीवन की ओर। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक अस्थायी जीवन की ओर। इसका मतलब क्या है? जो आरंभिक मानव थे उनका जीवन कैसा था, वो अस्थायी कैसे जीवन व्यतीत करते थे। तो देखिए, कुछ पुरातात्विकों को कुछ ऐसे पुरास्थल मिले जहाँ पे झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं, जैसे में बुर्जहोम। ठीक है, बुर्जहोम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और यह घर हो गया। ठीक है, घर हो गया और ये घर जो है इसमें लोग, ये गड्ढा है और गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। और ये बुर्जहोम अभी वर्तमान में कहाँ पे है? कश्मीर में है। और गड्ढे के नीचे ये घर हो गया और घर गड्ढे के नीचे है, तो लोगों को नीचे आने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ ऐसे बनाए जाते थे। ये गड्ढा है और गड्ढे के नीचे घर बना था और ये घर में आने के लिए, घर में प्रवेश करने के लिए यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई गई थी और मानो इस सीढ़ी के सहारे यहाँ पर अंदर आते थे, घर में प्रवेश करते थे और फिर बाहर आना होता था तो सीढ़ी के सहारे बाहर जाते थे। तो और हो सकता है कि मानो यहाँ पर सुरक्षित महसूस करते होंगे, इसीलिए लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। तो उन्हें जो घर बनता था बुर्जहोम में गड्ढे के नीचे, इसे गर्तवास कहा जाता था। गर्तवास। और जो घर बना था इसमें सीढ़ियाँ लगी होती थी, तो सीढ़ियों के सहारे मानव जो थे घर के अंदर आते थे या फिर घर के बाहर जाते थे। तो ऐसा भी अनुमान हो सकता है कि जो मानव होंगे उनको ठंड के मौसम में राहत मिलती होगी, अच्छा महसूस करते होंगे। और ऐसा भी अनुमान लगाया गया है कि घर के अंदर या बाहर आग जलाने के जगह मिली है। तो ऐसा हो सकता है कि मानो ठंड मौसम के अनुकूल घर के अंदर या बाहर खाना बनाते होंगे। ठीक है, बहुत सारे जगहों से पत्थर के औजार मिले हैं और ऐसा माना जाता है जो पूरा पाषाण युगीन जो औजार है उनसे भिन्न है, इसीलिए इसे नवपाषाण युग माना जाता है। इनमें से
वो औजार हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। तो मान लो कि ओखली है, ओखली, ठीक है, और ये मूसल, मूसल है, ये औजार है, ठीक है। और इसमें पीसने के लिए पौधे और वनस्पतियों से प्राप्त जो भी चीजें प्राप्त होती थी, अनाज, उसको पीसने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ओखली और मूसल का जो हजारों साल पहले होता था और इसका प्रयोग आज भी हो रहा है, ठीक है। उसी तरह प्राचीन मैं लिख देती हूँ, मूसल है, ये ओखली है, तो उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और उपयोग होता आ रहा है। और जो और भी औजार हैं वो हड्डियों से भी बनाए जाते थे, ठीक है। नवपाषाण युग के पुरातन से कुछ बर्तन के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, अवशेष मिले। मान लो ये बर्तन है और इन बर्तनों के जो आरंभिक मानव थे, इस बर्तनों को इस पे पॉलिश चढ़ाते थे, इसका अलंकरण किया करते थे, यहाँ पे पॉलिश ऐसे चढ़ाते। और इस बर्तनों का प्रयोग जो मानव थे इसमें चीज़ों को रखने के लिए करते थे। और जो धीरे धीरे जब समय बदला तो मानव इन बर्तनों को भोजन बनाने के उपयोग में भी करने लगे। लोग धीरे धीरे इसमें भोजन भी, खाना भी बनाने लगे और खाना बनाने लगे। तो इन बर्तनों का लोग प्रयोग करने लगे। आरंभिक मानव इन बर्तनों का प्रयोग करने लगे, इसमें भोजन बनाने लगे, इन बर्तनों को प्रयोग करने लगे। और धीरे धीरे चावल, गेहूँ और दलहन, ये सब भोजन का मुख्य स्रोत बन गया। तो और जो आरंभिक मानव थे वो सब धीरे धीरे कपड़ा भी बुनने लगे और कपड़ा बुनने लगे और कपास का भी खेती करने लगे, कपास भी उगाने लगे। तो क्या ये सब जो परिवर्तन हुआ, ये सब परिवर्तन एक ही साथ आ गया? नहीं, ये सब परिवर्तन धीरे धीरे हुआ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। एक तरफ जहाँ स्त्री और पुरुष शिकार और भोजन को संग्रह करते थे, इकट्ठा करते थे, वहीं पर दूसरी ओर जो अन्य हजारों लोग थे वो सब कृषि और पशुपालन को अपना लिया था। मौसम के मुताबिक तो लोग धीरे धीरे ऐसे ही मौसम के मुताबिक अपना जीवन चलाते थे, जीवन यापन करते थे। तो दोस्तों ये समझ गए कि अस्थायी जीवन की ओर, अस्थायी जो आरंभिक जो मानव थे वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे, क्या क्या उनमें परिवर्तन आया, क्या क्या, कैसे वो कृषक बन गए, कैसे वो पशुपालक बन गए। तो इससे इतने सारे जो है उनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। ये तो समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है सूक्ष्म निरीक्षण। सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु। मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु। जीवन मृत्यु। तो दोस्तों ये है नेक्स्ट टॉपिक, सूक्ष्म निरीक्षण में मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। इस टॉपिक से क्या अर्थ है, इसका क्या तात्पर्य है, इससे क्या निष्कर्ष निकल के आता है? मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु कैसा था, इसको समझते हैं। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण बोलन दर्रे के पास एक समतल मैदान के पास स्थित है। बोलन दर्रे
के पास समतल स्थान मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ पे मानव जौ और गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा होगा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें सुअर तथा जंगली जानवरों के तथा भेड़ और बकरियों के हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में संभवतः चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 कमरे हैं और यह संभवतः हो सकता है कि इसमें मानव भंडारण के काम में लाते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के जो सगे संबंधी होते थे वो मृतकों के साथ सम्मान जताते थे। ऐसा वो मानते थे कि जो मृतक जो मर गया वो मरने के बाद भी जीवन होता है। इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान रख दिया जाता था। जिसमें मेहरगढ़ में ऐसे कई कब्रें मिली थी जहाँ पे एक कब्र में मृतकों के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। ठीक है, सॉरी मार्को नहीं चल रहा है। तो बकरी को दफनाया गया था। तो ऐसा जो मृतक के जो सगे संबंधी थे वो ऐसा मानते थे कि जो मृतक मर गया उसको परलोक में खाने के लिए बकरी को दफनाया गया था। बकरी को उसके साथ रख दिया था। ठीक है, तो दोस्तों ये समझिए कि मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु कैसे थी, तो इसका यही अर्थ निकलता है। तो दोस्तों ये था पूरा जो बचा टॉपिक था, ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।